Hello friends, it's not easy for me to make videos, but still I tried, so appreciate it. आज मैं आपको एंडोक्राइन सिस्टम के हम जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं उनके बारे में बताने वाली हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं. एंडोक्राइन ग्लैंड हमारी बॉडी के वो ग्लैंड होते हैं जो अपना सारा स्क्रीशंस मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड जो हमारा रिलीज करते हैं वो है हार्मोन, मेनली हार्मोन रिलीज करते हैं. तो एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे बॉडी में जितना भी हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम में डाल देते हैं. और जो हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है वो जितना भी हार्मोन रिलीज करते हैं वो थ्रू डक्ट मीन्स वो डायरेक्ट ब्लड में पोर नहीं करते, वो डक्ट्स के थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम में अपना सिक्रीशंस डालते हैं. अब हम बात करते हैं हमारे शरीर में एंडोक्राइन ग्लैंड की. अगर हम बात करें हमारे शरीर में मेनली कितने एंडोक्राइन ग्लैंड हैं, तो हमारे शरीर में मेनली 8 एंडोक्राइन ग्लैंड हैं. और अगर हम बात करें चिल्ड्रन में कितने एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, तो उनमें टोटल 9 एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं ड्यू टू थाइमस. जो थाइमस होता है वो एट द एज ऑफ एडोलसेंस जो है वो इनएक्टिव हो जाता है. उससे पहले वो WBC मैस्टुरेशन में हेल्प करता है. तो अगर हम बात करें हाइपोथैलेमस, स्पिनल बॉडी एंड पिट्यूटरी, ये 3 एंडोक्राइन ग्लैंड ब्रेन में लोकेटेड होते हैं, मेनली इन हेड लोकेटेड होते हैं. थायराइड एंड पैराथायराइड हमारे नेक में होता है. थाइमस हमारा बिहाइंड स्टर्नम होता है. एड्रिनल ग्लैंड हमारे 2 होते हैं जो बोथ किडनी पे होते हैं. पैनक्रियास बिहाइंड स्टमक होता है और ओवरी एंड टेस्टिस पेल्विक एरिया में होता है. अब हम बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट की. तो डायग्नोस्टिक टेस्ट में सबसे पहले हमारा आता है रेडियो एक्टिव आयोडीन अपटेक, जिसमें आयोडीन 131 आइसोटोप यूजुअली यूज होता है. ये जो आयोडीन 131 है इसको ओरल रूट से देते हैं और पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं फॉर 2 to 4 आवर और इसका एब्जॉर्प्शन देखते हैं कि थायराइड ग्लैंड ने कितना एब्जॉर्व किया है. अगर 3 to 10% ऑब्जॉर्प्शन है तो वो नॉर्मल है, और आफ्टर 24 आवर्स अगर 5% to 30% का ऑब्जॉर्प्शन है तो वो नॉर्मल है. और हम पेशेंट को आयोडीन आइसोटोप के बाद ज़्यादा फ्लूइड लेने के लिए बोलते हैं ताकि जो भी हमने डाई पेशेंट को दिया हुआ है वो थ्रू यूरिन निकल जाए. अब हम बात करते हैं T3, T4 एंड FSH की. T3 एंड T4 थायराइड ग्लैंड स्क्रीट करता है और जो FSH है वो पिट्यूटरी ग्लैंड स्क्रीट करता है. जो T3 है उसका नाम है थायरॉक्सिन एंड T4 का नाम है ट्राईआइडोथायरोनिन. जो थायरॉक्सिन है उसका नॉर्मल वैल्यू है 80 to 230 नैनोग्राम पर डेसीलीटर और ट्राईआइडोथायरोनिन का है 5 to 12 माइक्रोग्राम पर डेसीलीटर. और TSH है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है 0.2 to 5.4 माइक्रो यूनिट पर ml. अब हम बात करते हैं सैंपल कैसे भेजते हैं. तो इसका जो सैंपल है वो हम यूजुअली अर्ली मॉर्निंग भेजते हैं एम्प्टी स्टमक. जो रेड कलर का वाइल होता है उसमें जितना भी सैंपल है हार्मोन सीरम रिलेटेड सैंपल हैं वो सारे रेड कलर की वाइल में जाते हैं. और जो हार्मोन्स वाले जितना भी स्टडीज होता है उनको हम एम्प्टी स्टमक भेजते हैं. उसके बाद हम बात करते हैं हाइपरथायराइडिज्म और हाइपोथायराइडिज्म की. तो जो हाइपरथायराइडिज्म होता है उसमें T3 एंड T4 एलिवेटेड होता है और TSH डिक्रीज्ड होता है, मतलब अपोजिट काम करते हैं. अगर ज़्यादा स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ज़्यादा होगा तो T3 एंड T4 का वैल्यूज़ और ज़्यादा हो जाएगा. इसलिए हमारा बॉडी एज ए कंपनसेशन TSH कम सिक्रीट करता है ताकि थायराइड का कम स्टिमुलेशन हो और कम T3 T4 सिक्रीट हो. और हाइपोथायराइडिज्म में इसका अपोजिट होता है, T3 एंड T4 डिक्रीज होते हैं और TSH इंक्रीज होता है ताकि थायराइड का स्टिमुलेशन ज़्यादा हो और T3 एंड T4 ज़्यादा सिक्रीट हो. अब हम बात करते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट की. जो ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट है वो मेनली हम प्रेग्नेंट लेडीज़ में करते हैं. इसमें हम क्या पेशेंट को क्या इंस्ट्रक्ट करते हैं कि जो उनका 3 दिन तक का डाइट है उसमें वो 150 ग्राम कार्बोहाइड्रेट ले, मीन्स नॉर्मल डाइट ले. अल्कोहल, स्मोकिंग और एक्सरसाइज ये सब करने के लिए हम पेशेंट को अवॉइड करते हैं. और जिस दिन पेशेंट का टेस्ट होना होता है उस दिन हम पेशेंट को 8 आवर के लिए एटलीस्ट 8 आवर के लिए NPO करते हैं. और उसके बाद फास्टिंग सैंपल लेते हैं. फास्टिंग सैंपल लेने के बाद हम पेशेंट को 75 ग्राम ओरल ग्लूकोज देते हैं. और ओरल ग्लूकोज देने के बाद हम 2 आवर पे सैंपल लेते हैं, या तो 2 आवर पे लेते हैं या 1 आवर, और उसके बाद आफ्टर 2 आवर ले लेते हैं. तो ये जो हम करते हैं मदर लेडीज़ में मेनली 24 to 28 वीक्स पे करते हैं. ये इसलिए क्योंकि ड्यू टू जो हमारा प्रेगनेंसी के हार्मोन्स होते हैं उनकी वजह से बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस होना शुरू हो जाता है.
तो हम ये 24 to 28 वीक्स पे करते हैं। और इसका जो अगर हम वैल्यूज़ की बात करूं तो फास्टिंग में जो हमारा नॉर्मल होता है, जो हम आजकल कंसीडर करते हैं, अगर 110 से नीचे है तो नो शुगर है। इम्पेयर्ड है अगर 110 to 126 है, और अगर मोर देन 126 है तो हम डायबिटिक कंसीडर कर सकते हैं। और OGTT में 2 आवर्स के बाद नॉर्मल है लेस देन 140, इम्पेयर्ड है 140 to 200, और डायबिटिक है मोर देन 200 mg पर डेसीलीटर। अगर मैं किडनी थ्रेशोल्ड का बात करूं तो हम रेफरेंस लेते हैं 180 mg पर डेसीलीटर। 180 mg का हम रेफरेंस लेते हैं। अब हम बात करते हैं HbA1c की। HbA1c होता है हेमोलेटेड ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन। ग्लाइसेटेड हेमोग्लोबिन मीन्स हेमोग्लोबिन के साथ कितना ग्लूकोज अटैच है। तो ये जो हम टेस्ट करते हैं, ये हम करते हैं हमारा एवरेज लेवल ऑफ ब्लड शुगर देखने के लिए कि लास्ट 3 to 4 मंथ में हमारा एवरेज ब्लड शुगर लेवल कितना था। इसका नॉर्मल रेंज है 4 to 6% और डायबिटिक है 7% और बिलो। और प्री डायबिटिक अगर हम किसी नॉर्मल पेशेंट में करवाते हैं और उसका अगर 5.6 to 7 आता है तो हम उसको प्री डायबिटिक बोल सकते हैं। मतलब अगर हम ये बोलें तो ये हम एज ए रिस्क फैक्टर कंसीडर कर सकते हैं कि पेशेंट को डायबिटीज़ होने के पूरे चांसेस है। और ये जो हम देखते हैं 3 to 4 मंथ का, क्योंकि RBCs में हेमोग्लोबिन होता है। हेमोग्लोबिन एक प्रोटीन है जो RBCs का जैसे लाइफ स्पैन 120 डेज होता है, तो 120 डेज तक, इसलिए हम इनको 3 to 4 मंथ कंसीडर करते हैं, क्योंकि 120 डेज के बाद RBCs हेमोलाइज हो जाते हैं। थैंक यू। आज का टॉपिक इतना ही, इसके बाद नेक्स्ट।